टीवी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ। जो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। किश्तवाड़ में 2 आतंकी ढेर हुए, बड़ी जानकारी सामने आ रही। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया। किश्तवाड़ में आतंकियों को मार गिराया है, तो ये जानकारी आपको बताते चले एक बार फिर। सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां 2 आतंकी ढेर हुए। किश्तवाड़ में ये बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और 2 आतंकी इस दौरान ढेर हुए हैं। तो ये खबर आपको बताते चले एक बार फिर से। आतंकियों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और सुरक्षा बलों की तरफ से ये कार्रवाई, जहां 2 आतंकी ढेर किए गए हैं और सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है किश्तवाड़ में। और वहीं बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने की 3 संदेश साफ है। अगर भारत पर हमला हुआ तो जवाब करारा मिलेगा, शर्तें हमारी होंगी। मोदी ने कहा कि एटम बम की धमकियों से भारत डरने वाला नहीं है और अब आतंकियों और उन्हें शह देने वाले सरकारों में कोई फर्क नहीं किया जाएगा। पीएम ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए भारत के 7 प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में भेजे गए हैं, जिनमें सभी राजनीतिक दलों के लोग और विशेषज्ञ शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे। और वहीं वक्फ संशोधित कानून को चुनौती देने का मामले में सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई शुरू हुई और सीजेआई बीआर गवाई की बेंच ने लंच ब्रेक के बाद फिर से सुनवाई शुरू कर दी है। कपिल सिब्बल ने कानून की धारा 3C का हवाला दिया है और 3C का उद्देश्य राजस्व प्रविष्टि में परिवर्तन करना है। मैं कब्जे में बना रहूंगा और मुझे बेदखल नहीं किया जाएगा। तो आपको बताते चले लगातार बात करें तो कपिल सिब्बल इसको लेकर अपनी तरफ से भी दलीलें पेश कर रहे हैं और इसके पहले भी उन्होंने 3 मुद्दों पर सुनवाई करने को लेकर कहा था कि पूरे वक्फ की संपत्ति पर सुनवाई का मामला है तो सिर्फ 3 मुद्दे ही अहम क्यों होगी, ये जानकारी आपको बताते चले। लगातार मामले को लेकर सुनवाई सामने आ रही है और अभी तक फैसला क्या होगा इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हम देख सकते हैं किस तरह से लगातार वक्फ बोर्ड को लेकर हाँ और ना की स्थिति बनी हुई है। संशोधन के बाद कई लोग इसको लेकर नाराजगी जता रहे हैं, तो वहीं कई लोग इसके समर्थन में भी है। हालांकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और कोर्ट अब अपने सिरे से तमाम चीजों को सुनेगा और उसके बाद ही इसको लेकर फैसला आ सकता है। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ में 27 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें कुख्यात नक्सली बसवराजू और केशवराव भी शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऑपरेशन को लेकर एक्स पर पोस्ट कर सुरक्षा बलों को बधाई दी है। शाह ने कहा कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन में भी कई नक्सली मारे गए हैं और कई ने अपना सरेंडर कर दिया है। सरकार की रणनीति अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। और वहीं ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की वैश्विक कूटनीति तेज हो गई है। जापान के टोक्यो में जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में
सर्वदलीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जापान के विदेश मंत्री ताकेशी वाया से मुलाकात की और इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत के प्रयासों और ऑपरेशन सिंदूर के उद्देश्यों पर की गई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने दुनिया को पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क का सच बताने के भारत के अभियान की जानकारी भी दी। बढ़ते आगे, यूएई में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सहिष्णुता और सहअस्तित्व मंत्री शेख नाहयान मुबारक अल नाहयान से मुलाकात की है और इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। भारतीय दूतावास ने जानकारी दी है कि बातचीत बेहद सकारात्मक रही और दोनों पक्षों ने सभी रूपों में आतंकवाद से निपटने पर एक मत दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की वैश्विक कूटनीति को यह एक और अहम समर्थन माना जा रहा है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के अबुधाबी में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय मीडिया कार्यालय के महानिदेशक डॉक्टर जमाल मोहम्मद उबैद अलकाबी से मुलाकात की और इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर की वैश्विक पहुंच और आतंकवाद के खिलाफ भारत के प्रयासों पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने भारत की स्थिति और रणनीतियों को प्रभावी ढंग से पेश भी किया। रुक करते अगली खबर की ओर। यूपी के आगरा में रेलवे स्टेशन उद्घाटन समारोह के दौरान मंच पर विवाद हो गया। बीजेपी विधायक चौधरी बाबूलाल ने डीआरएम तेज प्रकाश अग्रवाल को निकम्मा और भ्रष्ट बताया है। खासकर रेलवे जमीन पर अवैध कब्जे और शिकायतों को लेकर उन्होंने सवाल उठाया कि जब तक ऐसे अधिकारी होंगे विकास कैसे होगा। वहीं बीजेपी के दूसरे विधायक धर्मपाल सिंह ने डीआरएम का बचाव करते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में डीआरएम ने कई सारे विकास के कार्य कराए हैं और आगरा को इससे बेहतर अधिकारी नहीं मिलेगा। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल समेत अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में दोनों विधायकों के बीच तीखी बयानबाजी ने कार्यक्रम का माहौल गर्मा दिया। यानी कि आगरा रेलवे स्टेशन उद्घाटन पर बीजेपी के ही दोनों नेता आपस में भिड़ गए और बात करें तो मंत्री के सामने ही इस दौरान दोनों आपसी लड़ाई लड़ते हुए नोकझोंक करते हुए दिखाई दिए। बढ़ते आगे, पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधियों का बोलबाला है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह फेल हो चुकी है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि निर्दोष लोगों को थानों में प्रताड़ित किया जा रहा है जबकि असली अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में अफसरशाही का राज बताते हुए कहा कि जिस सरकार से चूहे नहीं संभलते वो अपराधियों से क्या निपटेगी। तो तेजस्वी यादव का ये बड़ा हमला नीतीश सरकार पर और चूहे से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार से चूहे नहीं संभल रही है तो अपराधियों से क्या निपटारा करेगी। कई बार कहा है कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला हो चुका है। पुलिस प्रशासन यार माइक लगाने भी नहीं आता। पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर, नीतीश कुमार जी एनडीए के राज में चौपट हो चुका है। पुलिस जो है अपराधियों को पकड़ नहीं पाती है और दूसरे तरफ जो निर्दोष लोग हैं उनको जेल में बुला करके, थाने बुला करके पिटाई की जाती है। अभी हाल फिलहाल का मामला जो है सीतामढ़ी का आया है और मुजफ्फरपुर में भी एक महिला को बेरहम ढंग से जो है पुलिस के लोगों ने पीटने का काम किया है। ये बात जो है मानव अधिकार तक जो है जाएगी। पुलिस जिस हिसाब से रवैया कर रही है इसको हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं और पूरी तरीके से अफसरशाही पूरे बिहार में जो है वो लागू हो चुकी है। सरकार की तो हालत है कि चूहों को तो पकड़ नहीं पाती।
बढ़ते आगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा में तिरंगा यात्रा के दौरान भावुक संदेश दिया और उन्होंने कहा कि यह यात्रा सिर्फ आयोजन नहीं बल्कि देशभक्ति और बलिदान की सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में शामिल वीर जवानों की वीरता को सलाम करते हुए कहा कि यह तिरंगा यात्रा उनकी बहादुरी और भारत की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। सीएम सैनी ने हरियाणा की धरती को नमन करते हुए कहा कि यहाँ के युवा सदैव देश सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और आज की यात्रा उन सभी सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया है। आज लाडवा में ये तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। पूरे देश में तिरंगा यात्राओं के आयोजन वो किए जा रहे हैं और आज ये लाडवा की तिरंगा यात्रा, ये तिरंगा यात्राएं जो चल रही हैं, ये तिरंगा यात्रा एक आयोजन नहीं बल्कि ये राष्ट्रभक्ति के जज्बे और बलिदान की भावना को ये सच्ची श्रद्धांजलि देने का अवसर है। और मुझे ये भी खुशी है कि आज जब हम इस पवित्र आयोजन में एकत्र हुए हैं तब हमारे अंदर गौरव, श्रद्धा, समर्पण की भावना एक साथ वो उमड़ रही है। यह यात्रा सिर्फ 3 रंगों की ये यात्रा नहीं है, ये यात्रा हमारे संकल्प, हमारे साहस। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में अभिनेत्री काजोल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान जताते हुए कहा कि देश की सेवा में उनका योगदान अमूल्य है। काजोल ने भारतीय सेना के पराक्रम और समर्पण की सराहना की है। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीकानेर में कहा कि बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रेलवे का ढांचा पूरी तरह बदल दिया है और उन्होंने बताया कि इस दौरान 34,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाए गए, 47,000 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में विद्युतीकरण किया गया और उन्होंने कहा कि आजादी के बाद ये पहली बार है जब छोटे स्टेशनों का पुनर्विकास जो है इतना भव्य तरीके से किया जा रहा है। सब ध्यान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे के समग्र विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के मूलभूत ढांचे में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए हैं। इन 11 वर्षों में 34,000 किलोमीटर पटरियां बनी है। पूरे जर्मनी में जितनी पटरियां हैं उससे ज्यादा इन 11 वर्षों में बनी है। 47,000 किलोमीटर विद्युतीकरण किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत, कई तरह के नई जनरेशन की गाड़ियां बनाई। पुराने आईसीएफ कोच को मिशन मोड में एलएचबी से कन्वर्ट किया। 42,000 नए एलएचबी कोच बनाए और इस तरह के कई इनिशिएटिव्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11 वर्षों में लिए हैं। इन सब प्रयासों से रेलवे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए एक अच्छा सुगम साधन बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे रिफॉर्म्स में एक बहुत बड़ा काम हाथ में लिया, स्टेशनों का नवनिर्माण। आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने, पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी ने छोटे स्टेशन, मझोले स्टेशन, उन पे ध्यान दिया है, तो वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र। पिछले 11 वर्षों में हमारे
और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये कहावत आज भारत अफगानिस्तान के बदलते रिश्तों पर सटीक बैठती है। दरअसल भारत के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये उम्मीद जगी थी कि वैश्विक समुदाय आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देगा, लेकिन वास्तविकता इससे अलग निकली। कई देशों ने अपने स्वार्थ के चलते आतंकवाद को ही अप्रत्यक्ष समर्थन देना शुरू कर दिया और इस अनुभव के बाद भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और पहली बार भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की, बातचीत की और इस बातचीत में मुत्ताकी ने भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का समर्थन किया। और खास बात यह रही कि पाकिस्तान से नाराज चल रहे अफगानिस्तान ने भारत की रणनीति को आधार बनाकर खुद पाकिस्तान पर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। दरअसल अचानक भारत और अफगानिस्तान के बीच मित्रता काफी बढ़ती दिख रही है। इसका एक ही कारण है, लेकिन वे अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित है, वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ लोग उग्र हो रहे हैं क्योंकि उन्हें यह एहसास होने लगा है कि पाकिस्तान अमेरिका की मदद से उसे बर्बाद कर रहा था और अब तालिबान के शासन के आने के बाद अफगानिस्तान के लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है। इससे तालिबान सरकार भी नाराज हो गई है और भारत पाकिस्तान कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान भारत के साथ खड़ा रहा और पाकिस्तान की बातों में नहीं आया। वहीं अब खबर आ रही है कि भारत के बाद अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भी पाकिस्तान को प्यासा मारने की तैयारी में जुट गई है। दरअसल अफगानिस्तान अपनी नदियों पर बांध बनाने की तैयारी कर रहा है ताकि पाकिस्तान में जाने वाले पानी के प्रवाह को रोका जा सके। अफगानिस्तान ने यह कदम भारत सरकार के पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने की खबरों के बाद उठाया है। सोशल मीडिया पर एक बलूच कार्यकर्ता मीर याब बलूच ने यह दावा किया है और उन्होंने इसे पाकिस्तान के अंत की शुरुआत बताया है। मीर याब बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये ना पाकिस्तान के अंत की शुरुआत है। भारत के बाद अब अफगानिस्तान ना पाकिस्तान में अपने पानी के प्रवाह को रोकने के लिए बांध बनाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अफगानिस्तान या पाकिस्तान की तरफ से नहीं की है, लेकिन नदी जल को लेकर क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच इसने ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया है। पोस्ट के अनुसार तालिबान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जनरल मुबीन ने पूर्वी अफगानिस्तान के काबुल नदी की सहायक नदी कुनार नदी क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने संभावित बांध स्थल का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि काबुल सरकार से कि पाकिस्तान में बहने वाले अफगान पानी को रोकने के लिए कई बांधों के निर्माण के लिए सरकार अपना कदम आगे बढ़ाए, क्योंकि नदी से खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। मुबीन का कहना है कि यह पानी हमारा खून है और हम अपने खून को नसों से बाहर नहीं जाने दे सकते। हमें अपना पानी रोकना होगा जो हमारी बिजली की जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है और हम अपनी कृषि को और मजबूत बना सकते हैं। अफगानिस्तान से पानी रोकने की बात ऐसे समय में सामने आ रही है जब भारत ने बीते अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। भारत के पानी रोकने के डर से पाकिस्तान पहले ही घबराया हुआ था और ऐसे में अफगानिस्तान से भी पानी का रुकना उसकी बर्बादी लिख सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 से ही सिंधु जल संधि के रूप में औपचारिक समझौता मौजूद है, लेकिन काबुल और इस्लामाबाद के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं है। इसलिए अफगानिस्तान किसी के दबाव में आए बिना पानी को आसानी से रोक सकता है, जो पाकिस्तान के प्यास, भूख, महंगाई का कारण बन सकता है। और वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत का यह छोटा सा वाक्य और इसका अर्थ बहुत ही विस्तार में है। अगर इसका अर्थ हम समझें तो पूरा विश्व एक परिवार है, लेकिन सवाल यहाँ यह है कि क्या सच में पूरा विश्व एक परिवार है या फिर कोई भी देश भारत के अलावा ऐसा सोचता है? तो जवाब सबका शायद होगा नहीं। आज की बढ़ती जरूरतों के दौर में लोग सिर्फ अपने लिए जीने, अपने बारे में सोचते हैं और ऐसा ही कुछ भारत के साथ भी हो रहा है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के देश भारत को लेकर चिंतित होने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत ने इस कार्रवाई के दौरान स्वदेशी रूप से विकसित हथियारों से अपनी हथियारों को दुनिया के देशों के सामने डेमो दिया है, सभी के सुर इन दिनों बदले हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका के विचार पूरी तरह से बदले हुए, चीन खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहा है, उधर रशिया भी कहीं ना कहीं चिंतित नजर आ रहा है। तो आखिर रशिया की चिंता क्यों बढ़ गई है, इसी को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। रूस की चिंता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव हर मंच पर कहते हुए दिखाई देते हैं कि पश्चिमी देश लगातार चाइना और भारत को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम चीन विरोधी नीति को हवा दे रहे हैं कि हमारे अच्छे दोस्त भारत और पड़ोसी चीन के बीच टकराव बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस बात को उन्होंने तब भी कहा था जब क्वाड संगठन को बनाया गया था। लावरोव ने कहा था कि पश्चिम के देशों ने एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहना शुरू कर दिया है। स्पष्ट है कि पश्चिम चीन विरोधी नीति को हवा दे रहा है कि हमारे अच्छे दोस्त भारत और पड़ोसी चीन के बीच टकराव बढ़ाने के लिए है। पश्चिम के देशों ने एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहना शुरू कर दिया है। स्पष्ट है कि पश्चिम चीन विरोधी नीति को हवा दे रहा है। यह हमारे अच्छे दोस्त भारत और पड़ोसी चीन के बीच टकराव बढ़ाने के लिए है। पश्चिम के देश इस इलाके में अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। पश्चिम की इस नीति को राष्ट्रपति पुतिन ने बांटो और राज करो बताया था। यह पहली बार नहीं है जब रूसी विदेश मंत्री ने भारत और चीन के संबंधों में पश्चिम की भूमिका की आलोचना की है। इससे पहले 2020 में भी लावरोव ने कहा था कि पश्चिम एक ध्रुवीय विश्व बहाल करना चाहता है, मगर रूस और चीन उसके मातहत नहीं होंगे। वहीं इसी महीने जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के इलाके में हमले कर रहे थे, तो उम्मीद की जा रही थी कि क्वाड के सदस्य देश भारत का समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि क्वाड कोई सुरक्षा गठजोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी क्वाड को लेकर उदासीनता देखी गई है। रूस की चिंता भारत की बदलती रणनीति, भारत की सैन्य निर्भरता, बदलाव की तस्वीर, भारत की ओर बढ़ता पश्चिम, भारत का सैन्य आपूर्ति स्रोत बदलता, भारत की नई रक्षा रणनीति, मेक इन इंडिया, डाइवर्सिफिकेशन। रूस की यह चिंता यह स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि भारत के खेमे में कुछ तो चल रहा है, जिससे रूस की चिंता बढ़ी है। तो आपको बता दें कि रूस का डर है कि भारत की निर्भरता उस पर से खत्म ना हो जाए, क्योंकि सैन्य आपूर्ति के मामले में भारत की निर्भरता रूस पर कम हुई है। भारत सैन्य आपूर्ति के मामले में पश्चिम की ओर शिफ्ट हो रहा है। आने वाले समय में यह ट्रेंड और बढ़ेगा, जो हाल ही में राफेल एम के रूप में देखने को मिला है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के मुताबिक 2009 से 2013 के बीच भारत का 76% हथियार आयात रूस से होता था, लेकिन 2019 से 2023 के बीच रूस से होने वाला हथियार आयात गिरकर 36% पर आ गया है। हालांकि यूक्रेन से जंग के दौरान रूस से भारत का व्यापार बढ़ा है, लेकिन ये बढ़ोतरी भारत के ऊर्जा आयात के क्षेत्र में है। पिछले साल दोनों देशों के बीच 66 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था, लेकिन इसमें 40% रूसी तेल था और 36% रूसी हथियार था। भारत आत्मनिर्भर बने, पश्चिम का भारत पर विश्वास, चीन को काबू में करना संभव, रूस की बदलती स्थिति, 1962 का जंग, भारत रूस संबंध और चीन की आक्रामकता, भारत पश्चिम से संबंध सीमित करे रूस, भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़े, भारत नवाचार पर करे फोकस। वहीं पश्चिम को लगता है कि चीन को काबू में करना है तो भारत अहम देश है। दूसरी तरफ भारत को लगता है कि सीमा पर चीन की आक्रामकता को जवाब देना है तो पश्चिम की मदद जरूरी है। ऐसे में रूस के विदेश मंत्री का मानना है कि पश्चिम भारत और चीन में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन सच तो ये है कि भारत रूस पर निर्भर नहीं रह सकता। अगर चीन का सामना करना है तो रूस इसमें मददगार साबित नहीं होगा, क्योंकि 1962 की जंग में रूस ने भारत की मदद नहीं की थी। अब रूस खुद ही चीन यूक्रेन के साथ जंग में उलझकर एक जूनियर पार्टनर बनकर रह गया है। रूस की निर्भरता चीन पर बढ़ गई है। ऐसे में यह संभव नहीं है कि भारत रूस के कहने पर पश्चिम से संबंध सीमित कर ले, क्योंकि चीन लगातार आक्रामक नीति के साथ आगे बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला है, और रूस इस दौरान पूरी तरह से बचता हुआ दिखा। हालांकि रूस भी वही बोला जो भारत ने कभी रूस को ज्ञान दिया था कि युद्ध से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पीस, डिप्लोमेसी और डायलॉग से दोनों देश इसे हल करें। ये माना जा सकता है कि चीन में नाराजगी हो, लेकिन भारत जंग के समय भी रूस को आर्थिक तौर पर मदद दे रहा था। हालांकि इससे बेहतर है कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ने पर बल दे, साथ ही रक्षा के क्षेत्र में विश्व के देशों को अपने खेमे में लेकर निर्यात को बढ़ाएं और साथ ही नवाचार पर बल दें। अमेरिका की शिकायत रहती है कि भारत रूसी छाया से बाहर नहीं निकल पा रहा, और रूस की शिकायत रहती है कि भारत पश्चिम के लिए चीन विरोधी मोहरा बन रहा है। इसे भारत की बढ़ती प्रासंगिकता के रूप में भी देखा जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दुविधा के रूप में भी। लेकिन अमेरिका का इतिहास पुराना है कि उसने कभी भारत के पक्ष में नहीं रहा। इसे ऑपरेशन सिंदूर के दौर में भी देखा जा सकता है। हालांकि रूस ने भी पक्ष नहीं लिया, लेकिन जरूरत है कि वासुदेव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ आगे बढ़े और दूसरे देशों पर से निर्भरता कम करे। भारत को अपनी बढ़ती प्रासंगिकता और वैश्विक स्थिति का सही इस्तेमाल करना चाहिए। उसे रूस, अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाए रखते हुए अपने हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए। आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ते हुए भारत को अपनी रक्षा रणनीतियों। फिलहाल के इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।